जय हिंद भारत, नमस्कार। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वैसरन वैली में हुए आतंकी हमले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जब टूरिस्ट मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम की वैसरन वैली के अंदर अपने परिवारजनों के साथ छुट्टियां मना रहे थे, तो अचानक 5 मिलिटेंट घुसते हैं और लोगों को मारना शुरू करते हैं। इस नरसंहार के अंदर दोस्तों 26 लोगों की हत्या की जाती है, 10 से भी ज्यादा लोग घायल होते हैं और मरने वालों में दोस्तों इंडियन नेवी के ऑफिसर, हरियाणा करनाल से बिलोंग करने वाले विनय नरवाल भी शामिल थे। दोस्तों, इस आतंकी हमले की सबसे क्रूर बात और सबसे घृणा फैलाने वाली बात, घिनौनी बात ये थी कि आतंकियों ने जिन लोगों को मारा, उनमें से उन्हें मारा जो हिंदू थे, यानी कि आतंकियों ने धर्म पूछकर सिर में गोली मारी, और जिन लोगों ने डर से बचने के लिए बताया कि नहीं हम हिंदू नहीं हैं, उनका पैंट उतार के चेक किया गया। जब वो हिंदू निकले तो उन्हें मौत बख्शी गई। और दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी लिया पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा की एक विंग है, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। दोस्तों, कश्मीर के अंदर वेस्टर्न घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लोग यहाँ घूमने फिरने जाते हैं और अचानक AK-47 जैसे हथियारों से उनके ऊपर हमला बोल दिया जाता है। और ये हमला दोस्तों भारत में तब होता है जब यूएसए के उपराष्ट्रपति JD वेंस अपनी पत्नी सहित भारत की आधिकारिक यात्रा पर होते हैं। दोस्तों, घटनास्थल की बात अगर हम मैप में करें तो जम्मू कश्मीर का ये पूरा मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है पहलगाम। और पहलगाम के अंदर स्थित है एक बड़ी ही शानदार घाटी जिसका नाम है वैसरन घाटी, जहां पर बॉलीवुड की भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। और ये दोस्तों घाटी LOC से महज 400 किलोमीटर दूरी पर है। और दोस्तों, महज 400 किलोमीटर दूरी LOC से बहुत ज्यादा दूरी होती है, यानी कि एकदम डीप में आकर के आतंकियों ने इस तरह से हमले को अंजाम दिया। और वेस्टर्न वैली की जो लोकेशन है आपको यहाँ पर मैप पे लोकेटेड है। और दोस्तों, यहाँ पर वेस्टर्न वैली की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको दिख रही हैं, और इसमें आपको फील हो रहा होगा कि हम एकदम स्विट्जरलैंड जैसी लोकेशन पर खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सेकंड लार्जेस्ट हिस्सा है टूरिज्म का। जो लोग इंडिया के मेन लैंड से अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसी जगहों पर जाते हैं। इस आतंकी हमले के साथ न सिर्फ आतंकियों ने उन परिजनों की और भारत की अस्मिता पर हमला किया, बल्कि कश्मीर के जो वहां की आवाम है, इस पर्यटन के क्षेत्र में इन्वॉल्व थे, चाहे वो घोड़ा वाले हों, चाहे गाड़ी वाले हों, चाहे होटल वाले हों, इन सभी की रोजी रोटी पर लात मारा है पाकिस्तानी आतंकियों ने। दोस्तों, जैसे ये घटना होती है, जम्मू कश्मीर में हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पहुंचते हैं और वहां पर रखी हुई सभी लाशों का दर्शन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उसके बाद शुरू होता है एक्शन। यहाँ पर देखिए, आतंकवादियों की कुछ तस्वीर है, और ये पूरी घटना की तारीख सहित एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा कि कहाँ के कौन से लोग जो है कि ईश्वर को प्यारे हुए। दोस्तों, कमाल की बात हुई इस घटना से लगभग 35 साल बाद कश्मीर वैली में हुई किसी आतंकी हमले का पुरजोर विरोध कर रहे थे वहां के कश्मीरी अवाम। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर टूरिज्म में इन्वॉल्व लोगों की रोजी रोटी पर एकदम से प्रहार हुआ, इसलिए वे भी हताहत हैं। बल्कि तमाम न्यूज चैनल, टीवी चैनल्स में आपने यूट्यूब के जरिए देखा होगा कि जब वहां की कश्मीरी जो अवाम है उससे जब पूछा जा रहा है कि आपको किस बात का ज्यादा दुख है, टूरिज्म से आपके रोजगार चले जाने का दुख है, यानी कि अब पर्यटक डर के मारे कम आएंगे उसका दुख है, या उन लोगों के प्रति आपकी संवेदना है जो लोग मौत के घाट उतार दिए गए, तो उनका जवाब आता है कि हमें इस बात की संवेदना है और हम इस बात के दुख में है कि हमारे मेहमानों को मारा गया। धंधा आज नहीं कल चलेगा, कुछ और कर लेंगे रोजी रोटी के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की अस्मिता और यहाँ के अवाम पर, भारत की अस्मिता पर जो बदनुमा दाग लगाया है आतंकियों ने, वो कैसे धुलेगा। इससे कश्मीरी अवाम भी बहुत दुखी है।
आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम विरोध प्रदर्शन इस घटना के विरोध में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला साहब जो बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस आतंकी घटना की निंदा की और भारत सरकार के प्रति अपना सपोर्ट जताया है। देश के गृह मंत्री पहलगाम की वेस्टर्न वैली के अंदर आर्मी के कुछ ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर आते हैं जगह का मुआयना करने। और दोस्तों, ये घटना ऐसे समय में होती है जब भारत के प्रमुख नेता मुखिया, हमारे बुजुर्ग बड़े श्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर होते हैं। जैसे इस घटना की जानकारी उनको मिलती है, अपनी आधिकारिक यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस चले आते हैं। साथ में हैं हमारे NS से अजीत डोवल साहब और विदेश सचिव श्री मिस्त्री साहब, विक्रम मिस्री इनका नाम है, ये विदेश सचिव हैं इस समय। और दोस्तों, उसके बाद प्रधानमंत्री देश में आकर के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग लेते हैं, जिसमें भारत सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री होते हैं, वो चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो और प्रधानमंत्री। उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाता है और 5 फैसले के तहत पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जाती है। और ये 5 बड़े फैसले सरकार की तरफ से कौन कौन से लिए गए, इन 5 बड़े फैसलों का यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं एक एक करके इन फैसलों के बारे में आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले सिंधु जल समझौता जो 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ, उसको भारत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। उसके बाद दूसरा बड़ा फैसला था अटारी बाघा चेक पोस्ट से जो लोगों का इधर उधर आना जाना था, यानी कि पाकिस्तान के लोग इंडिया में, इंडिया के लोग पाकिस्तान जाते थे पंजाब के अंदर, उसको बंद किया गया। साथ ही तीसरा बड़ा फैसला लिया गया, सार्क वीजा के तहत जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे, उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़कर चले जाने की फैसला सुनाया गया। और चौथा बड़ा फैसला था पाकिस्तानी उच्चायोग को लेकर के, जो भारत में स्थित है और जो पाकिस्तान में है, उसको वहां पर जो है कि पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया, यानी कि जो दिल्ली में स्थित है पाकिस्तान का उच्चायोग, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इस तरह भारत ने अपने सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाया। इस तरह की बात कही गई और इन पदों को शून्य माना जाएगा आपसे। और 5वां बड़ा फैसला दोस्तों लिया जाता है, दोनों तरफ के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या में 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया। और ये सभी फैसले 1 मई 2025 से ये वाला फैसला प्रभावी हो जाएगा। और दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए भारत के सभी राजनीतिक दलों की एक ऑल पार्टी मीटिंग श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर बुलाई जाती है। और मधुबनी बिहार के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी बड़े हार्श लैंग्वेज में आतंकियों को एक संदेश देते हैं कि आतंकियों की वो कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं पूरी दुनिया से कहता हूं कि भारत हर आतंकी को धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ कर मारेगा। यानी कि अब प्रधानमंत्री जी के क्रोध इस कदर हुआ, वो इस कदर आग बबूला हुए। और ये वाकई में सेंटीमेंट को, पूरे देश के सेंटीमेंट को हर्ट कर देने वाली घटना है। अभी तक कभी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता था तब भी दुख की बात होती थी, लेकिन पर्यटकों, निहत्थे लोगों पर हमला करना बेहद निंदनीय, घृणित और नीच कार्य है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से एक वार्निंग दिया और भारतीय एयरफोर्स और नेवी को कहा कि युद्धाभ्यास एक चलाइए आक्रमण नाम से, जिसमें तैयारी कीजिए कि दुश्मन के ऊपर कभी भी हम पुरजोर हमला कर सकते हैं। और भारत के राफेल उड़े, सुखोई उड़े, INS विक्रांत और विक्रमादित्य अरबियन सी में भारत की पहरेदारी करने के लिए तैनात है। दोस्तों, इस घटना को जब CCS की मीटिंग इंडिया में होती है, उसी तरह की मीटिंग NCS नाम से पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लिए जो यहाँ पर मेंशन है। मुख्य रूप से ये ध्यान में रखिए कि जो सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द किया, उसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया। पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंध का जो सबसे बड़ा नेता है बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री था 2023 तक, उसने कहा कि सिंध के इस दरिया के पास खड़ा होकर भारत को मैं बताना चाहता हूं कि इस दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या तो खून। इस तरह की गीदड़ भभकी बिलावल भुट्टो ने भारत सरकार को दी। ये जो शहबाज शरीफ है वहां के प्रधानमंत्री, ये लगातार भारत से टॉक करने की बात कर रहे हैं, टेबल टॉक करने की बात कर रहे हैं। और वहीं पे इनका आतंकी सरगना जिसका नाम है, जो वहां पाकिस्तान का जनरल है आसिम मुनीर, वो एक भाषण देते हैं कुछ दिन पहले और कहते हैं कि हिंदुओं से मुस्लिम बिल्कुल अलग, हम कभी एक हो ही नहीं सकते। इस तरह से घृणित भाषण देते हैं। इनके भाषण के बाद
सेम उसी तरह की घटना होती है कि हिंदू धर्म पूछकर लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। और इनके इस मूर्खता पूर्ण एक्ट का जो है कि जो अंजाम होता है पहलगाम हमले के रूप में, ये बेहद निंदनीय है और अब देखने वाला विषय है कि इनके साथ क्या होता है। साथ ही पाकिस्तान के वजीर खारजा कहे जाने वाले विदेश मंत्री होते हैं इनके यहाँ, या विदेश सचिव जो भी है, ख्वाजा आसिफ, इन्होंने अफगानी पत्रकार को एक इंटरव्यू में ये बात कबूली कि जी हाँ, पिछले 3 दशकों से यानी कि 30 सालों से पाकिस्तान वेस्ट के कहे पर आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। ये यहाँ पर इनके विदेश सचिव खुद एक्सेप्ट कर रहा है। और साथ ही जब भारत ने कड़ी कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, तो देखिए पाकिस्तान किस तरह से, पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन बनी है और पीओके के अंदर फ्लड आने को है। और साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान की लोकतांत्रिक हिस्ट्री को आप देखेंगे, आप चौंक रह जाएंगे। बेहद हास्यास्पद है कि 1947 से लेकर आज तक इनके 30 प्रधानमंत्री, और 30 में से एक भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। क्यों? कारण क्या है कि वहां जो आर्मी है, जो आर्मी चीफ है, वो कभी आर्मी चीफ के पद से हटना नहीं चाहता, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान में सरकार आर्मी को चला रही है या आर्मी देश को चला रही है, ये समझना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, वहां की खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है, वो लगातार राजनीतिक कार्यों में इन्वॉल्व रहती है। जैसे हमारे यहाँ भारत में इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, वैसे उनके यहाँ आईएसआई है, जो विदेश के अंदर पाकिस्तान की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। वो हमेशा राजनीतिक कार्यों में लगी रहती है, वहां के लोगों का तख्ता पलट करना, राजनीति में इंटरफियरेंस, उसका हमेशा बना रहता है। जबकि आप भारत के अंदर देखेंगे तो भारत एक रियल लोकतांत्रिक देश है, सभी संस्थाएं अपना अपना काम करती, कोई किसी के उसमें टांग नहीं अड़ाता। और दोस्तों, इस कश्मीर हमले पर वर्ल्ड लीडर्स का क्या बयान है, पुतिन क्या कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, जेडी वेंस क्या कहते हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी क्या कहती हैं, सऊदी की क्राउन प्रिंस का यहाँ पर सारे लोगों का बयान आपको दिख रहा होगा। और सभी लोगों ने कहा कि पनिश दोज टेररिस्ट, वी स्टैंड विद यू, व्लादिमीर पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस सपोर्ट फॉर इंडिया। यहाँ पर पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, दोनों ने इंडिया को कहा कि टेररिस्ट को खदेड़ खदेड़ कर मारो, और हम इस ऑपरेशन में और इस चीज में तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, अब आइए यहाँ पर थोड़ा करंट सिनेरियो को समझने के बाद चलते हैं इतिहास में और समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है। 1947 में दोनों देश आजाद होते हैं ब्रिटिश गुलामी से। उसके बाद 1947 के अक्टूबर में ही, अगस्त में आजाद होने के बाद जस्ट अक्टूबर में पाकिस्तान दौड़ पड़ता है कश्मीर को लेने के लिए, और अक्टूबर में पहला कश्मीर वॉर हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पर इन्हें खदेड़ा जाता है, भागते हैं, फिर यहाँ पर इनको चैन नहीं आता, तो 1965 में भी दूसरा सेकंड कश्मीर वॉर लड़ते हैं, और यहाँ पर भी एक सीमित युद्ध के साथ पाकिस्तान घुटने टेक देता है। फिर साल आता है 1971, जब ये पूर्वी पाकिस्तान नाम से जो आज का बांग्लादेश है, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उस अपने ही देश में ये लोगों का नरसंहार कर रहे होते हैं। भारत क्षेत्र के अंदर शरणार्थियों की समस्या लगातार पूर्वोत्तर हिस्से में बढ़ रही होती है। बांग्लादेश से लोग भाग भाग करके, जो पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में लोगों को मार रही थी, वहां से भाग भाग करके जो है कि भारत के इलाकों में, वो चाहे कोलकाता, पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, वहां पर घुस रहे थे, और भारत में लगातार शरणार्थी समस्या उत्पन्न होती जा रही थी। तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरफियर किया, और 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग होती है। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से आजाद कराया, और वहां पर 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के इंडियन आर्मी के सामने अपने घुटने टेक दिए। और उस समय सेना के जनरल सैम मानेकशॉ ने एक भरपूर जो है कि रणनीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को इस कदर घुटनों पर लाया कि पाकिस्तान उस घटना को आज भी याद रखता है। साल आता है जुलाई 1989, जब कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ती है 80 के दशक में, ठीक है। और उसके बाद 1998 में इंडिया ने पोखरण नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया, दूसरा, जबकि उससे पहले भी इंदिरा गांधी के टाइम पे एक हो चुका था। फिर उसी के विरोध में जनरल परवेज मुशर्रफ नाम से एक आर्मी चीफ पाकिस्तान में रहते हैं, और उनके खुराफाती दिमाग की उपज होती है करगिल वार, जब 1999 में कश्मीर के अंदर भारत और पाकिस्तान फिर से एक बार जबरदस्त युद्ध लड़ते हैं। युद्ध सीमित होता है, लेकिन युद्ध भीषण होता है। हजारों जानें दोनों तरफ से जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस युद्ध में घुटने टेकने पड़ते हैं। फिर साल आता है दिसंबर 2001, जब एक कायराना हरकत और पाकिस्तान करता है इंडिया के पार्लियामेंट पर हमला करके। फिर और इसी तरह से कुछ छोटी छुटपुट घटनाओं को अंजाम देते हुए फिर 2019 में पुलवामा अटैक करता है कश्मीर के अंदर। पुलवामा नाम की एक जगह में
जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों की एक गाड़ी को एक वाहन में जिसमें आईईडी विस्फोटक रहता है वो ला करके टकराया जाता है और तकरीबन 40 जवानों की हमारे मौत हो जाती है, जिसके जवाब में हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के बालाकोट में की थी। नवंबर 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था ताज होटल पर, ये भी आप सब जानते हैं। तो ये रही इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की एक हिस्ट्री। अब दोस्तों करंट सिनारियो को समझने के बाद, इतनी कॉन्फ्लिक्ट को समझने के बाद, अब आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर इस समय दोनों देश लड़ते हैं तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के सैन्य साजो सामान की तुलना थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं कि किसमें कितना है दम। परमाणु हथियारों की बात करें तो 172 परमाणु हथियार भारत के पास, 170 पाकिस्तान के पास, 4201 बैटल टैंक होते हैं भारत के पास, 2600 पाकिस्तान के पास, 1,48,000 समथिंग गाड़ियां, तकरीबन 1,50,000 समथिंग जो है सैन्य वाहन है भारत के पास, ठीक है। और 17,000 पाकिस्तान के पास। इसी तरह सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का आंकड़ा देखिए, ठीक है। नेवल एसेट्स के आंकड़ा देखेंगे तो भारत बहुत आगे है, इन्हें 121 नेवल एसेट्स हैं और हमारे पास 293 हैं, जिसमें से सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट करियर हमारे पास 2 हैं, इनके पास कुछ नहीं है। 13 डिस्ट्रॉयर है हमारे पास, इनके पास सिर्फ 9 है। 14 फ्रिगेट्स हैं हमारे पास जो कि युद्धक जंगी जहाज होते हैं जो नेवी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके पास सिर्फ 9 है। हमारे पास 18 सबमरीन्स हैं, इनके पास सिर्फ 5 सबमरीन है, 5 या 8 यही आंकड़ा पेश किया जाता है। और ये जो है रिपोर्ट दोस्तों ग्लोबल फायर पावर एजेंसी की एक रिपोर्ट है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे सबमरीन के मामले में, ये कॉर्बेट वाली बात है। हाँ, यहाँ पर सबमरीन है, सबमरीन हमारे पास जो है कि 18 है, इनके पास 5 या 8 ऐसे ही आंकड़ा है, ठीक है। पेट्रोलिंग वेसल्स इनके पास हमारे पास 135, इनके पास 69। हमारे सैनिकों की संख्या 11,50,000 रिजर्व है, इनके पास सिर्फ 5 लाख है, ये आंकड़ा तकरीबन 14 लाख है हमारा, ठीक है। और 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे पास, इनके पास सिर्फ 5 लाख। 130 अटैक एयरक्राफ्ट इससे ज्यादा ही है हमारे पास, इनके पास सिर्फ 90 है। 270 ट्रांसपोर्ट जहाज हैं और जो है इनके पास सिर्फ 64 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हमारे पास 74, इनके पास 27। टैंकर जहाज इनके पास 6, हमारे पास 4, इनके पास 4, हमारे पास 6। 877 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, इनके पास सिर्फ 373। और अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में भारत जो है कि 80 नंबर रखता है और ये जो है कि 80 के आसपास हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, इनके पास सिर्फ 57 है। यानी कि नंबर गेम में हम इनसे बहुत आगे हैं और अब तक जितना युद्ध का इतिहास रहा है उससे ये भी बात स्पष्ट होती है, नंबर गेम्स के साथ साथ हमने इनको हराया भी है बहुत बुरी तरीके से। दोस्तों यहाँ पर ये भारत और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री है, युद्ध होगा तो इन्हीं वाले रीजन में आपको युद्ध मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब युद्ध में यहाँ पर आप कश्मीर वाला हिस्सा आपने देखा, ठीक है। ये आपका गिलगित बल्तिस्तान हुआ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इसमें इंडियन कश्मीर वाला हिस्सा और लद्दाख वाला हिस्सा। ये अक्साई चीन है जिसको जो है कि लद्दाख का ये एक हिस्सा है, चाइना का इसमें कब्जा है। सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर और ये पाकिस्तान ने ये वाला हिस्सा जो है कि चाइना को गिफ्ट में दे दिया था। दोस्तों अब यहाँ कुछ समूह है, यहाँ पर देखिए युद्ध होता है तो कौन कौन से लोग यहाँ पर युद्ध में इन्वॉल्व हैं। एक तो भारत, ठीक है, और दूसरा चाइना, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे अच्छा एलाई है और युद्ध परिस्थितियों में चाइना पाकिस्तान का साथ जरूर होगा। उसके बाद पाकिस्तान, और जब युद्ध होगा तो भारत की तरफ से सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे विमान चलेंगे और पाकिस्तान की तरफ से वही घिसे पिटे पुराने J-17 थंडर और जो है कि पाकिस्तान के जो F-16 है जो अमेरिका से बहुत समय पहले मिले थे इनको गिफ्ट में, वही सब इनके पास हथियार हैं चलाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए युद्ध इस क्षेत्र में होता है, ये पूरा मैप है, आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। ये अरब सागर है, ठीक है, अरबियन सी ये आपका पूरा हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, आप सब जानते हैं। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब युद्ध होगा तो क्या होगा, इसको थोड़ा समझते चलिए कि दोस्तों लड़ाई के अंदर जो है कि कश्मीर वाले रीजन में तैनात है भारत का एक जबरदस्त फाइटर जेट जिसे हमने फ्रांस से लिया, राफेल। उसके बाद हमारे पास सुखोई है, रशियन में Su-30 MKI जो कि बहुत घातक फाइटर है। इनके पास है जो है कि अमेरिका का दिया हुआ F-16, बहुत पहले अमेरिका ने इनको गिफ्ट किया था, और चाइना इनके दोस्त का दिया हुआ J-7 थंडर।
अब विमानों की एक जनरेशन होती है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि जो F-16 है वो चौथी पीढ़ी का जो है ये दोनों, ये इनका J-7 थंडर जो है ये चौथी जनरेशन का है और ये भी इनका 4 जनरेशन का है और ये थोड़ा-थोड़ा अपग्रेड करते रहते हैं और ये 4 जनरेशन का था, इसे हमने बनाया 4.5 जनरेशन का और राफेल हमारा ऑलरेडी 4.5 जनरेशन का विमान है और एयर डिफेंस यानी कि सेना के विमानों को मार गिराने के लिए इनके पास HQ-9 जैसे जो है कि एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इनको चाइना ने गिफ्ट में दिया है और हमने रशिया से लिया है S-400 ट्रायम्फ नाम से, जो कि एक बड़ा ही जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। रशिया भी इसे इस्तेमाल करता है और दोस्तों अमेरिका की थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बाद इसे ही कंसीडर किया जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। तो लड़ाई इस वाले रीजन में होगी और साथ ही दोस्तों हमारे पास नेवल एसेट्स इतने ज्यादा है कि हम पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह करने में बस कुछ घंटे लगाएंगे और हमारी नेवल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि हमारे पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ भेज देंगे तो एक हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है किसी अन्य खतरों को संभालने के लिए तैनात रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में जब मिसाइल्स चलेंगी तो इनके पास कुछ ठीक ठाक सी मिसाइल हैं जो भारत के लगभग हिस्सों को कवर करती है, बट नॉर्थ ईस्ट रीजन को और साउथ के कुछ एकदम निचले पार्ट को छोड़ दें तो। और अगर वही बात करें भारत की तो भारत के पास अग्नि 5 जैसी जबरदस्त मिसाइल हैं और ब्रह्मोस जैसा इतना जबरदस्त वेपन है कि इनके एयर डिफेंस को पता भी नहीं चलेगा कि कब हमला हो गया पाकिस्तान के अंदर और पूरी तरह से पाकिस्तान जो है नेस्ता नाबूद हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पर उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि वॉर को बढ़ावा देना, मैं नहीं चाहता कि युद्ध, लेकिन कभी कभी युद्ध संभावी हो जाता है, शांति की स्थापना के लिए युद्ध हो जाता है। पाकिस्तान को जब लगातार बार बार भारत सरकार द्वारा समझाया जाता है, हर हमले का सबूत दिया जाता है कि आप अपनी जमीन पर टेररिज्म का इस्तेमाल मत होने दीजिए, टेररिस्टों को मत रहने दीजिए, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो हमें किसी न किसी दिन जवाब तो देना ही होगा। और दोस्तों यदि बात मैं पाकिस्तान की करूं तो पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो बहुत प्यारे लोग हैं, उनको बिल्कुल मतलब नहीं है वार वोर से, उनको सिर्फ तरक्की करनी है, उनको अमन चैन से अपनी हवा में सांस लेना है और 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों का भविष्य पालना है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की सरकार या इनके जनरल्स की बात करें, इनके जो है कि जो नुमाइंदे हैं राजनीतिक पार्टियों के जो हेड हैं आईएसआई के हैं और हाफिज सईद जैसे जो इनके यहाँ आतंकवादी हैं, इनकी बात करें तो ये कभी चाहते ही नहीं कि इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हो, ये हमेशा युद्धक परिस्थितियों में ही इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। चलिए भारत तो 1947 में आपके ही साथ आजाद हुआ, आज भारत कहाँ बैठा है और आपकी हालत क्या है? जरा कम से कम कुछ तो शर्म करो पाकिस्तान के नुमाइंदों, कुछ तो शर्म करो यार कि भारत कहाँ चला गया। चाइना देखो कहाँ चला गया, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया चाइना, भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, 5वीं इकोनॉमी है भारत इस समय दुनिया में, सबसे बड़ी इकोनॉमी, चौथी सबसे बड़ी सेना है और एडवांस वेपनरी सिस्टम है। आपको लगता है कि इन सब जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विध्वंसक हैं, इनके सामने, सुखोई के सामने और ये राफेल के सामने आपकी F-16 और J-7 थंडर किसी काम के हैं? बिल्कुल नहीं। मुश्किल से मैं बता रहा हूं आपको, अगर भारत के तीनों सेनाओं ने इंटीग्रेशन के साथ इनको ऊपर हमला किया तो 24 आवर यानी कि सिर्फ मात्र 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे के अंदर आप घुटने टेक देंगे, क्योंकि ना आपके पास हथियार है, ना आपके पास पैसे हैं, ना फॉरेन रिजर्व, ना तेल है आपके पास। एक पाकिस्तान की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी एक दिन, सिर्फ 9 दिन की जो है इनके पास ऑयल रिजर्व है और सिर्फ 6 से 8 बिलियन डॉलर इनके फॉरेन रिजर्व के अंदर पैसा बचा है और भारत का फॉरेन रिजर्व जानते हैं 600 650 समथिंग, 650 बिलियन डॉलर और 6 से 7-8 बिलियन डॉलर। क्या मतलब, क्या कोई तुलना है यहाँ पर? युद्धक परिस्थितियों में आपको इन्वॉल्व रहने के लिए पैसे चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है। माना कि हो सकता है अमेरिका या कोई और सॉरी अमेरिका तो आपका साथ इस समय नहीं देगा, यही चीन है, क्योंकि जो है कि चीन सीपैक आपके इधर से ले जा रहा है, ग्वादर पोर्ट आपका ये डेवलप कर रहा है चाइना, तो हो सकता है युद्धक परिस्थितियों में ये आपकी मदद करे या टर्की जैसे देश कुछ मदद करे, सऊदी अरब आपको पैसे दे दे। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ इतनी चीजों से आप भारत जैसे एक विशाल देश से लड़ पाएंगे, तो थोड़ा सा तो शर्म करो यारो। और युद्ध में कुछ नहीं रखा है, बेकार हो जाओगे। और रही बात परमाणु बम की, पाकिस्तान हमेशा परमाणु बमों की धमकी देता रहता है भारत को। परमाणु बम चलाना इतना आसान नहीं है, दुनिया जानती है कि आपके ऊपर इतना इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा और इस समय इंटरनेशनल प्रेशर है भी कि आप किसी भी कीमत पे परमाणु बम चला नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये रही कुछ मेरी एनालिसिस, जो युद्ध होगा तो क्या होगा और पाकिस्तान कितना झेल पाएगा भारत को, ये तो देखने वाली बात है और यहाँ एनालिसिस के जरिए आप समझ भी गए होंगे।
अब आइए सिंधु जल समझौते को थोड़ा सा समझ लेते हैं। और देखिए 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर के एक समझौता हुआ, जिसे हमने सिंधु जल समझौता कहा। भारत को 3 पूर्वी नदियां, जिनमें रावी, ब्यास, झेलम, यहाँ पर इस मैप के अंदर भी देखते रहिएगा, रावी, ब्यास और जो है सतलुज, सॉरी, रावी, ब्यास, सतलुज जो भारत के क्षेत्र में है, इनका अधिकार भारत को मिला। और पाकिस्तान की 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब। यहाँ पर देखिए सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की परमिशन मिली। समझौते का मकसद ये था कि सिंधु जल समझौते का मकसद दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष ना हो और खेती करने में बाधा ना आए, क्योंकि ये एसेंशियल चीज है। भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया, जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन देने का आरोप हमेशा लगते रहे। भारत के पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत में आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार होता रहता है। अब पाकिस्तान में पानी का संकट होगा। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। अब भारत की तरफ से इन नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में क्या हो गया, जल संकट आया, वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर क्या होगा, असर पड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए सिंधु जल समझौता अगर भारत ने निरस्त किया तो आपके ऊपर एक वाटर स्ट्राइक हुई, और बड़ी ही खतरनाक चीज है ये। और अगर दोस्तों आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधु नदी तंत्र को थोड़ा सा, इंडस रिवर सिस्टम को यहाँ पर देख लीजिएगा, कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ कहाँ से बहती है, ये आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही सिंधु जल समझौते को, ये एक अखबार की कटिंग है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही शिमला समझौता 1972 में 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके पश्चात हुआ शिमला समझौता। इसको देखिए 17 सितंबर 1971 को सीज फायर का ये लोग पालन करेंगे, जो है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। और दोनों देशों के रिश्ते यूनाइटेड नेशन के चार्टर के सिद्धांतों के कंट्रोल में होंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। शिमला समझौते में विवाद को शांति और आपसी बातचीत से निपटाया जाएगा। एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। पिछले 25 साल में जो मुद्दे विवाद की वजह रहे उन्हें शांति से सुलझाएंगे। एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और सीमाओं और राजनीतिक आजादी और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने से बचेंगे, जो कि अब वो नौबत आ चुकी है। ठीक है, और शिमला समझौता की कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया कि युद्धक परिस्थितियों में दोनों देशों का क्या हाल होने वाला है, और थोड़ा सा शिमला समझौते को यहाँ पर विकिपीडिया के थ्रू भी लगा दिया, थोड़ा सा आप देख करके आगे बढ़ चलिएगा। तो दोस्तों ये रही अभी तक का भारत पाकिस्तान के जो इस समय जो टेंशन है उसके बीच क्या डेवलपमेंट रही मेजर, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। युद्धक परिस्थितियों में आगे क्या कुछ होता है वो मैं समझाने का आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।